एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सेंट्रल गवर्नमेंट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी बन चुकी है। इनफैक्ट इट इज होल्डिंग प्राइमेसी इवन अबव सीबीआई दीज डेज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस और बाकी सब केसेस में आप देखेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल हेराल्ड, जहां पर गांधी फैमिली इन्वॉल्व थी। वन मोर एग्जाम्पल इज द आईएनएक्स मीडिया केस, जहां पर चिदम्बरम्स वर इन्वॉल्व। सो इस तरह से आप देखो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल केसेस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज एक्चुअली लुकिंग एट द ट्रेसेस ऑफ क्राइम। सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमेशा क्लेम करती है कि ये सारे इन्वेस्टिगेशन बहुत ही रेगुलर बिजनेस है और ये अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। बट ऑपोजिशन ये हमेशा कहती है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेंडेटा है, यहाँ पर बदला रिवेंज लिया जा रहा है और एक प्रेशर डाला जा रहा है ऑपोजिशन पे कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का साथ दें या फिर गवर्नमेंट के साथ हो जाएं। इनफैक्ट उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के हेड थे, शिवसेना जब डिवाइड हो गई तो उन्होंने ये कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रेशर था बहुत सारे एमएलएस के ऊपर कि वो रेबल ग्रुप या एकनाथ शिंदे वाले कैंप में चले जाएं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि जितने सारे ईडी के एनफोर्समेंट वाले केसेस आ रहे हैं या इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं वो केवल और केवल मोदी के एरा में हो रही हैं। इनफैक्ट इसका यूज 2013 से पहले देखा जा सकता है। ईडी का जो बनावट है, ईडी की जो प्रस्तावना थी या ईडी जब बन के आया वो आज का नहीं, इनफैक्ट वो 1956 का है। धीरे धीरे उसके पावर्स में चेंजेस आए हैं और धीरे धीरे उसके फॉर्म एंड शेप में भी इवोल्यूशन आया है। इनफैक्ट सीबीआई जो कि ईडी से पहले तक बहुत पावरफुल हुआ करती थी, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कोल स्कैम केस में ऑब्जर्व किया था कि एक्चुअली में सीबीआई एक केज्ड पैरट की तरह से अपने मास्टर के ट्यून की बातों को बोलता है। इनफैक्ट वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस है कि गवर्नमेंट कैसे काम करवाना चाहती है, कब काम करवाना चाहती है और किसके अगेंस्ट में काम करवाना चाहती है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन जब से सीबीआई के ऊपर हुई 2013 में, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद मोर पावर देखा गया कि एक तरह से शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और 2013 के बाद से बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यूज होने लगा और जिस तरह के एप्रीहेंशन सीबीआई के ऊपर लगाए जाते थे अब वो ईडी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सीबीआई जो मुख्यतः क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ध्यान देती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन पर्पस एक्चुअली में है कि वो इकोनॉमिक ट्रेल को देखे, वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स को टच करे और उनको वो एक्सप्लोर करके इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम केस में अलग अलग एरियाज को टच करती हैं। जैसा कि वेस्ट बंगाल में जब स्कूल भर्ती स्कैम हो रहा था उस वक्त में सीबीआई बेसिकली क्रिमिनल एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और ईडी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरह से डायमेंशन खुलता है, उसको एक्सप्लोर करने में लगी हुई थी। तो ये दोनों एजेंसीज कभी कभी सेम केस पे डिफरेंट डायमेंशंस को टच करती हैं और इन्वेस्टिगेट करती हैं। अब चलते हैं ईडी के इवोल्यूशन पे, उसके इतिहास पे, वो कैसे आया, कब आया और इनफैक्ट उसने किस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया विद द चेंजिंग इवॉल्विंग इंडिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब फाउंड हुआ था इन द ईयर 1956, ये एक इकोनॉमिक यूनिट के फॉर्म में था इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन 1957 में इसका नाम चेंज करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। और 1960s तक इसके डिपार्टमेंट को चेंज करके फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रखा गया। लेकिन 1973 से लेकर 1977 के बीच में इसको कंट्रोल करने वाली एजेंसी या डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। लेकिन बाद में उसके बाद इसको वापस से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही रखा गया आज के वक्त में, यानी हमारा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा कंट्रोल होता है। ओरिजिनली इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था 1956 में और उस वक्त दो ऑपरेटिव या फिर आप कह सकते हैं फंक्शनल ऑफिसेज थे, एक था कलकत्ता में और दूसरा था बॉम्बे यानी मुंबई में। लेकिन 1957 में एक और ऑफिस का खोला गया चेन्नई में। लेकिन अगर आज आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो इनके 39 ब्रांचेस या ऑफिसेज है अक्रॉस द कंट्री। बदलते हुए भारत के साथ ईडी ने भी अपने फॉर्म एंड शेप को बदला। 1991 से पहले यानी प्री लिबरलाइजेशन एरा में ईडी का काम केवल एक लॉ को देखना था, वो था फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको कि 1947 में बनाया गया था और फाइनली उसको 1973 में अमेंड किया गया था। बट आफ्टर 1991 पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में फेरा से चेंज होकर ये फेमा बन गया और उसके बाद ईडी ने 1999 में आए हुए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को फॉलो करते हुए उसके अनुरूप अपने काम को बदला या काम को देखा या उसको मॉडिफाई किया। अब देखते हैं ईडी प्रेजेंटली किन लॉज के साथ डील करता है। नंबर 1 उनमें है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक क्रिमिनल एक्ट है जो कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को वैध बनाना या लीगल बनाना।
कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि काले धन से कमाई गई है, ऐसी प्रॉपर्टीज को बनने से रोकना या फिर बनी हुई प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना, इन पर इन्वेस्टिगेशन करना, पूरे केस बनाना, ये सारा काम ईडी करती है अपने इस एक्ट के बदौलत। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। इस एक्ट में किसी भी तरह के क्रिमिनल इंप्लीकेशंस नहीं होते, ये एक सिविल लॉ है। इस लॉ का एक सिंपल रूल है कि अगर किसी ने भी फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखा है तो उसको कितने अमाउंट में रखा है, उसको किस तरह से वो बाहर से यानी विदेशों से अपने पास लाया है, वेदर उसने सारे प्रोसेस को फॉलो किया है कि नहीं। ईडी इस तरह के मामलों में केवल उन सस्पेक्टेड केसेस को देखता है जहां पर किसी भी तरह के फेमा के रूल को ब्रीच करने की या वायलेट करने की कोशिश की गई होगी, तो उनके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करना, उनके रूल्स बनाना, उनके केसेस देखना, ये सारा काम फेमा में ईडी ही देखती है। तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश से इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं, पैसा गलत तरीके से कमाते हैं, गलत बैंक गारंटी का यूज करते हैं, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे देश में किसी भी तरह के लोन को लेने में, किसी भी तरह के बिजनेस को करने में अवेलेबल हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। और एक बार जब वो पकड़े जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी नैब करने का काम ईडी का ही है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018 के जरिए। इनफैक्ट मेहुल चोस्की और नीरव मोदी दोनों को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट के थ्रू ही खोजा जा रहा है, उनको प्रोसिक्यूट कर रहा है, और उसमें हमारी कंट्री की ईडी ही शामिल है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो ईडी डील करती है वो है कॉफीपोसा। इनफैक्ट ईडी इसमें एक स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो फेमा के रूल को ही देखती है कि किस तरह से तोड़ा या मरोड़ा जा रहा है, तो इसमें भी ईडी ही मेन रोल प्ले करती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ईडी एज एन एजेंसी इज डिफरेंट एंड मच मोर पावरफुल देन अदर एजेंसीज लाइक सीबीआई। अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर ईडी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने किसी भी तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है तो एज एन एविडेंस यूज होता है वो कोर्ट में, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ पावर सीबीआई या पुलिस के पास नहीं होती। अगर किसी भी तरह का स्टेटमेंट सीबीआई या पुलिस बनाती है अपने पास, उसको वो एज एन एविडेंस कोर्ट में नहीं यूज कर सकती। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जितने सारी गलतियां या ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, यानी ईडी को कोई भी बेल अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। सीबीआई या किसी भी स्टेट पुलिस के पास अपने खुद के जेल होते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ऐसा प्रोविजन नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अक्यूज्ड को अगर किसी भी तरह की कस्टडी में रखना पड़ता है तो वो लोकल या नियर बाई पुलिस स्टेशन के जेल्स के यूनिट में रखते हैं, और इसी कारण से इनको अगर कभी भी किसी वीआईपी अक्यूज को रखना है तो उसके लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं है। बड़े बड़े नेता तक इनफैक्ट लोकल पुलिस थाने में रात भर बिताए हैं। कुछ प्रोविजंस और भी हैं जो ईडी को और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बना देते हैं। जैसे अगर ईडी ने किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया तो उसका तो क्रम्बल होना तय है अपने वेयर हाउस में। इनफैक्ट ईडी का अपना वेयर हाउस भी नहीं है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग एजेंसी के पास वो जाता है। ईडी इनफैक्ट उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखने के लिए एक रेंट पे करता है हर साल, और बाद में धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी क्रम्बल होती चली जाती है। अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, वो ये है कि अगर ईडी को लगता है कि किसी भी तरह का पैसा गलत तरीके से उसको वैट बनाया गया है या व्हाइट मनी बनाया गया है, तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द अक्यूज्ड, यानी अक्यूज ये प्रूव करेगा कि उसका ये पैसा काला धन नहीं था या उसको व्हाइट काले से नहीं किया गया है। अलग बाकी और जितने सारे लॉज हैं उसमें ये प्रोविजन नहीं होता है। उसमें जो प्रोसिक्यूटर होता है, यानी कि जो ये बोल रहा है, जो ये लांछन लगा रहा है कि ये काला पैसा था या फिर किसी भी और तरह के क्रिमिनल एक्ट में, ये प्रूव करने का काम खुद प्रोसिक्यूटर का होता है, यानी जो क्लेम कर रहा है कि कोई एक्टिविटी गलत तरीके से हुई है। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इट इज द अक्यूज्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रूव कि उसका ये पैसा गलत तरीके से नहीं आया है। अब जानते हैं कुछ ईडी के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, कितने सारे केसेस उन्होंने एक्चुअली में दायर किए हैं, कितनों पे उनको फाइनली वर्डिक्ट मिल गया है। देखा जाए तो 2019 का साल ईडी के लिए एक स्टेलर ईयर था, बिकॉज विद इन 9 मंथ्स इन्होंने 11 कन्विक्शंस ले लिए थे, यानी 11 पे वर्डिक्ट पा गए थे। लेकिन ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जब से एक्चुअली में एक्टिवेट हुआ उसके बाद से लेके आज तक का, तो ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है। बहुत ही कम केसेस में इनफैक्ट सिंगल डिजिट वो केस परसेंटेज है जिसके ऊपर ईडी को एक्चुअली में कन्विक्शन मिल पाया है। तो ये तो कहानी थी पूरी ईडी की फ्रॉम स्टार्टिंग टिल टुडे।
जहां पर ईडी एज एन एनफोर्समेंट एजेंसी आजकल बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वॉल्व है। लेटली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल केस आया है सामने, जिसमें एक ऑनलाइन बेटिंग एजेंसी काम कर रही है, करोड़ों का मुनाफा वो कमा रही है और ये पैसा गलत तरीके से आ रहा है, ऐसा क्लेम कर रही है ईडी। तो एक और मैं ऐसा सेशन लूंगा जिसमें मैं उस बेटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, पूरे चैनल्स के बारे में डिस्कस करूंगा और कैसे ईडी उसमें अलग अलग जो एक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, जैसे रणबीर कपूर, जैकलिन फर्नांडिस या फिर आप श्रद्धा कपूर, इन सबको बुला के वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और ये घंटों तक चल रहे हैं। तो गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।